हेलो एवरीवन। आज हम जो क्रिया शारीर है हमारा सब्जेक्ट, उसमें NCISM के सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर 2 का जो पॉइंट 1 है उसको पढ़ेंगे। तो हमारा पॉइंट 1 क्या है? धातु के बारे में। ठीक है, हमने सबसे पहले पढ़ा था धातु के बारे में, धारणा धातव, जो शरीर को धारण करता है उसे धातु कहते हैं, तो उसी के बारे में पढ़ेंगे। उसकी इटिमोलॉजी, डेरिवेशन, डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन और उसके बारे में कुछ थ्योरीज बताइए। धातु पोषण न्याय, कि धातुओं का पोषण कैसे बताया है, उसके लिए कुछ रूल बताए स्पेसिफिक, उनके बारे में पढ़ेंगे इस टॉपिक में। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं धातु की निरुक्ति। धा धातु से तून प्रत्यय लगाने पर धातु शब्द बना है। ठीक है, तो धातु शब्द बनता कैसे है? धा धातु में तून प्रत्यय लगाने पर जो धारण करता है उसे धातु कहते हैं। ठीक है, नॉर्मली कहीं भी हम अगर धातु शब्द लेंगे मतलब जो धारण कर रहा है, ठीक है, उसे धातु कहते हैं। अगला है परिभाषा, डेफिनेशन क्या है धातु की? धारणा धातवः, जो शरीर को धारण करता है उसे धातु कहते हैं। शरीर का धारण व पोषण करने वाले को धातु कहते हैं। ठीक है, हमारे शरीर में जो धारण करता है ना शरीर को, हमारे शरीर को बनाए रखता है, पोषण करता है, उसे क्या बोला? धातु। धातुएं कितनी बताइए? रसाश्रक मांस मेदो अस्थि मज्जा शुक्राणी धातु सप्तदुष्या। ठीक है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, 7 धातुएं हैं। ठीक है, और इन सातों को क्या बोला है? दुष्य बोला है। दुष्य क्या होता है? जो दूषित होता है, और दोष क्या होते हैं? जो दूषित करते हैं। तो वात पित्त कफ 3 दोष है, वो जिन्हें दूषित करते हैं वो धातुएं। और धातुएं कितनी होती है? 7। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। ठीक है, अब धातुओं से आगे आगे धातुओं का निर्माण होता है, उसी प्रकार से उनके नाम भी बताया आचार्य चरक ने। रसाद रक्तम ततो मांसम मांसाद मेदो ततो अस्थि अस्तनो मज्जा तथा शुक्रम शुक्राद गर्भ प्रजायते। मतलब क्या होता है? रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र, और शुक्र से क्या बनता है? गर्भ। शुक्र क्या होता है? पुरुष में शुक्र स्पर्म होता है और स्त्रियों में शोणित मतलब ओवम, और उनसे क्या होता है? गर्भ की उत्पत्ति होती है। तो ये 7 धातु है, उनमें जो लास्ट धातु है शुक्र, उससे गर्भ की उत्पत्ति होती है। कौन कौन सी है? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। तो रस को क्या बोला है? रस को मॉडर्न में हम लिम्फ से कोरिलेट करेंगे। ठीक है, रक्त को ब्लड से, मांस को मसल से, मेद को फैट से, अस्थि को बोन से, मज्जा को बोन मेरो से, और शुक्र को स्पर्म से। ठीक है, तो ये हो गए 7 धातुएं। अब इन धातुओं की उपधातु भी है, लेकिन सिर्फ 4 धातुओं की उपधातु है। ठीक है, रस, रक्त, मांस और मेद। तो रसात स्तन मिस्त्रिया रक्तम अस्रज कंडरा सिरा मांसाद वसात वचा शर्च मेदस स्नायु संभव। तो रस की क्या क्या? स्तन्य और आर्तो। स्तन्य मतलब ब्रेस्ट मिल्क। ठीक है, ब्रेस्ट मिल्क। और आर्तो मतलब क्या होता है? जो हमारा मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है ना, उसको बोलते हैं। ठीक है, फिर रक्त में क्या आता है? रक्त की उपधातु क्या है? कंडरा और सिरा, मतलब टेंडन्स, टेंडन्स या लिगामेंट कुछ भी बोलेंगे कंडरा को, और सिरा मतलब क्या होता है? वेन। फिर है मांस। मांस के क्या है? वसा और त्वचा। वसा को हम किससे कोरिलेट करेंगे? फैट से। और 6 त्वचा मतलब जो हमारी स्किन है ना उसकी 6 लेयर्स, वो। और मेद के क्या है? स्नायु। स्नायु मतलब लिगामेंट। टेंडन मतलब कंडरा। ठीक है, तो उपधातु कितनी होती है? 7। लेकिन ऐसा नहीं कि 7 धातुओं की 7 उपधातु है, 4 धातुओं की 7 उपधातु है। रस की स्तन्य और आर्तो, रक्त की कंडरा सिरा, मांस की वसा और 6 त्वचा, और मेद की स्नायु। ये वाला श्लोक याद कर लेना आप, 7 धातुओं के नाम वाला श्लोक याद कर लेना। उसके बाद आता है मल, कि धातुओं के मल होते हैं, अन्न का मल होता है, तो उन सब के बारे में बताया गया है। अगर आप लोगों को मल का लाइन से याद करना हो तो आप एक श्लोक भी याद कर सकते हैं, ये वाला। ठीक है, किट्टम अन्नस्य वीण मूत्रम रसस्य तु कफो अष्टज पित्तम मांसस्य खमलो मल स्वेदस्तु मेदस स्यात् किट्टम केशलोम अस्तनो मज्ज स्नेह अक्षिवीर त्वचा प्रसाद किट्टे धातूनाम पाकादेव विदर्छित। मतलब अन्न जो हम खाना खा रहे हैं उससे क्या निकलता है? पुरीश और मूत्र। ठीक है, रस धातु का मल है कफ, कफ जो हमारा दोष है ना वो। रक्त का है पित्त, मांस का है खमल, खमल मतलब जो आँख मतलब कान नाक में से जो मैल होता है ना उसको बोलते हैं। मेद का स्वेद मतलब पसीना। अस्थि का केश और लोम,
जो हमारे बाल है, जो हमारे जो रोम है, रोम मतलब क्या बोलते हैं, जो हमारी स्किन में जो स्मॉल हेयर्स होते हैं ना वो। और मज्जा मतलब बोन मेरो का है त्वचा का स्नेहांश, नेत्र और पुरुष का स्नेहांश। ठीक है, मतलब जितना भी स्नेह अंश है ना वो सब। तो कितने मल होते हैं? अन्न का पुरुष और मूत्र, रक्त का कफ, रक्त का पित्त, मांस का खमल, मेद का श्वेत, अस्थि का केश और लोम, और मज्जा का त्वचा, नेत्र और पुरुष का स्नेहांश। ये ना ऑब्जेक्टिव्स में आता है कि किसकी उपधातु क्या है, इसका मल क्या है। ठीक है, तो आप लोग याद कर लीजिए। तो ये हो गया नॉर्मल इंट्रो। और इसमें एक और चीज़ आती है धातुओं का पोषण, कि धातुएं बनती कैसे। तो अन्न के पाचन के बाद बने आहार रस से धातुओं का पोषण होता है। मतलब हमने जो खाना खाया, हमने आगे आहार पाक में देखा था, हम खाना खाते हैं फिर उससे आहार रस बनता है, फिर उससे धातुएं बनती है। तो उसी प्रकार कि अन्न का पाचन हो, उसके बाद आहार रस बना और उससे धातुओं का पोषण होता है। ये वाला श्लोक भी हमने देखा था। सप्तभीर देह धातारो धातवो द्विविधम पुनः यथा स्वम अग्निभिः पाकम यान्ति कीट प्रसादित। ठीक है, कि देह धारक जो 7 धातु हैं वो अपनी अपनी धातु अग्नि के द्वारा क्या करते हैं, 2 प्रकार के पाक होते हैं उसमें, किट्ट भाग और प्रसाद भाग। तो किट्ट भाग तो मल है वो बाहर निकल जाता है, और प्रसाद भाग आगे जाकर धातुओं का निर्माण करता है या फिर धातुओं का पोषण करता है। उसके लिए आचार्यों ने 3 न्याय बताए हैं, शीर्षदधि न्याय, केदारी कुल्या न्याय और खले कपोत न्याय। ठीक है, इनमें से एक कोई सा भी न्याय 10 नंबर में आ जाता है। धातुओं का नॉर्मल इंट्रो, उसके साथ में इस न्याय को बताइए, या फिर धातु पोषण के न्यायों के बारे में वर्णन कीजिए। ठीक है, और आचार्य वाग्भट ने एक अन्य न्याय बताया, एक धातु पोषण पक्ष। ठीक है, ये इतना नहीं पूछते, लेकिन इन सब से ये अलग है, इसलिए इसमें अपन इसको भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो अब अपन सारे न्याय के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है शीर्षदधि न्याय। शीर मतलब दूध, दधि मतलब दही। तो इसको हम दूध से दही जैसे बनता है ना, कि दूध से पूरा दही बन जाता है, वैसे ही हम आगे देखेंगे कि कैसे धातुएं बनती है। इस मत के अनुसार जिस प्रकार संपूर्ण दूध दही में परिवर्तित हो जाता है, उसी प्रकार अन्न रस धातु में, रस धातु रक्त धातु में, रक्त धातु मांस धातु में, मांस मेद में, मेद अस्थि में, अस्थि मज्जा में, और मज्जा शुक्र धातु में संपूर्ण रूपेण परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, मतलब कुछ बचता नहीं है। जैसे हमने खाना खाया वो रस धातु में, रस रक्त में, रक्त मांस में, ऐसे लास्ट तक शुक्र धातु में परिवर्तित हो जाता है। इस पक्ष को शीर्षदधि के उदाहरण से समझाया गया है। जिस प्रकार समस्त दूध दही में परिणत हो जाता है, इसे शीर्षदधि न्याय कहते हैं। ठीक है, पूर्व धातु से उत्तर धातु के निर्माण का क्रम चलता रहता है। ठीक है, कि जो पहले धातु बनी उससे आगे की धातु का क्रम चलता रहता है। जैसे पूर्व धातु रस से उत्तर धातु रक्त का निर्माण होता है, तो उसी क्रम से शुक्र पर्यंत धातु निर्माण क्रम चलता रहता है। तो इसे क्रम परिणाम पक्ष भी बोलते हैं। ये इसे सिनोनिम भी पूछ सकते हैं, क्रम परिणाम पक्ष किसको बोला है। या फिर एक और है, पूर्व धातु उत्तर धातु में सर्वात्मना परिणत हो जाता है, तो पूरी ही चेंज हो जाती है इसमें, तो उसको सर्वात्म परिणाम पक्ष भी बोला है। तो शीर्षदधि न्याय के 3 नाम है, क्रम परिणाम पक्ष, सर्वात्म परिणाम पक्ष और शीर्षदधि न्याय। ठीक है, इसमें क्या होता है, पूरी धातु परिवर्तित हो जाती है दूसरी धातु में। इस मान्यता के अनुसार पाचन हो जाने पर प्रत्येक धातु के परिणाम होते हैं। ठीक है, जैसे खाने का डाइजेशन हुआ वैसे प्रसाद भाग और मल भाग 2 बढ़ गए, मतलब धातुओं का बोलते हैं। ठीक है, फिर प्रसाद भाग से क्या 2 भाग बनते हैं, स्थूल भाग और सूक्ष्म भाग। हमने एक फ्लोचार्ट देखा था, उसमें पढ़ा था। ठीक है, फिर स्थूल प्रसाद अंश से उस धातु का निर्माण होता है और पोषण होता है। मतलब जो धातु है ना, जैसे रस धातु का स्थूल भाग है तो उसका निर्माण और पोषण हो रहा है, और सूक्ष्म प्रसाद अंश से क्या हो रहा है, उसका उपधातु का निर्माण और पोषण हो रहा है। ठीक है, इसी प्रसाद अंश में निहित उत्तर धातु के सधर्मी अंश से उत्तर धातु का निर्माण होता है। तो प्रसाद अंश 2 भाग थे, स्थूल और सूक्ष्म। ठीक है, उससे स्थूल अंश से उसका पोषण हुआ, सूक्ष्म से उसकी धातु बनी, और उसमें एक जो आगे वाली धातु है ना उसके वाला सिमिलर कुछ अंश होता है, उससे आगे वाली धातु का निर्माण होता है। पाक क्रिया के परिणाम स्वरूप प्रसाद भाग के अतिरिक्त किट्ट की भी उत्पत्ति स्वाभाविक रूप से अवश्य होती है, मतलब मल जरूरी निकलता ही है। अतः पाक क्रिया का आवश्यक परिणाम है। चरक संहिता में इस क्रिया का वर्णन करते हुए कहा है, मतलब ये सब क्या हमने जो फ्लोचार्ट देखा था ना उसी का है, और इसको हम अभी आगे एक फ्लोचार्ट में देखेंगे। ठीक है, कि जो धातु है शीर्षदधि न्याय क्या था, कि जो अभी पूर्व धातु है उससे पूरी की पूरी उत्तर धातु बन जाती है। मतलब रक्त से पूरा पूरा रक्त बनेगा, रक्त से मांस, मांस से मेद। तो इसे क्रम परिणाम पक्ष या सर्वात्मना परिणाम पक्ष भी बोला है। ठीक है, आचार्य चरक ने क्या बताया इसके लिए, वही श्लोक जो अभी हमने पढ़ा, सप्तभीर देह धातारो धातवो द्विविधम पुनः यथासम अग्निभिः पाकम यान्ति कीट प्रसादित।
कि 7 धातु अपनी अपनी धातु अग्नि से 2 प्रकार में भाग होता है, किट्ट और प्रसाद भाग। ठीक है, तो प्रसाद और किट्ट के परस्पर स्तंभक एक दूसरे पर आश्रित होने से धातु क्षमता की परंपरा बनी रहती है, कि जो प्रसाद भाग और किट्ट भाग है ना एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, तभी आगे आगे धातुएं बनती रहती है। अगर ये अलग अलग डिवाइड नहीं होंगे, फिर कुछ उसका अलग मतलब जो किट्ट है मल है वो अलग होगा, तभी तो जो इस प्रसाद वाला भाग है उससे अगली धातु बनेगी। अगर उसमें पहले से गंदगी रहेगी तो आगे वाली धातु अच्छे कैसे बनेगी, इसलिए ये इसका फ्लो चार्ट। ठीक है, तो क्या है, आहार का पाचन हुआ। ठीक है, पाचक अग्नि के द्वारा। तो प्रसाद भाग बना और किट्ट भाग अपना कौन होता है, अन्न का पुरीश और मूत्र, ये बाहर निकल गए। फिर हमारा अन्न रस गया, उस पर हुई रस अग्नि की क्रिया। फिर यहाँ पर रस धातु कैसे बन रही है देखेंगे। ठीक है, रस अग्नि की क्रिया उसके 2 भाग हुए, प्रसाद भाग और किट्ट भाग। रस का किट्ट क्या था, कफ, वो निकल गया। फिर इसके 2 भाग हुए, स्थूल भाग और सूक्ष्म भाग। तो स्थूल भाग से तो जो हमारी रस धातु है, जो हमारा लिम्फ है मानो, वो हमारी बॉडी में वैसे ही रहेगा। और जो सूक्ष्म भाग है उसके 2 भाग हुए, एक उसकी उपधातु बनी और इसका रक्त सदर्मी अंश। उपधातु क्या थी, इसकी आर्ता और स्तन्य, और एक बचा रक्त सदर्मी अंश। तो इस रक्त वाले अंश में रक्त अग्नि की क्रिया हुई, उसके भी 2 भाग हुए, प्रसाद भाग और किट्ट भाग। तो रक्त का किट्ट क्या था, पित्त, और प्रसाद भाग फिर क्या 2 भागों में बटा, स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल से तो रक्त धातु बन के जो हमारी बॉडी में ब्लड रहता है हमेशा वो, और सूक्ष्म से बनी उसकी उपधातु कंडरा और सिरा और मांसधर्मी अंश। ठीक है, फिर मांसधर्मी अंश में क्या हुआ, मांसधर्मी अंश में मांस अग्नि की क्रिया हुई। फिर उसके भी 2 भाग बने, प्रसाद भाग और किट्ट भाग। किट्ट क्या था, खमल, वो कान और नाक का जो मल। फिर प्रसाद के 2 हुए, स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल में मांस धातु बन गई, सूक्ष्म से उसकी उपधातु और मेसधर्मी अंश। फिर आगे मेद धातु पे मेद अग्नि की क्रिया हुई, उसके 2 भाग, प्रसाद किट्ट तथा स्वेद। स्थूल भाग से मेद धातु बनी, सूक्ष्म के 2 हुए, उपधातु और अस्थि सधर्मी अंश। उपधातु उसकी स्नायु थी, अस्थि सधर्मी अंश पे अस्थि अग्नि की क्रिया हुई। फिर 2 भाग हुए, प्रसाद भाग और किट्ट भाग। किट्ट भाग में क्या था, केश, लोम और नख। प्रसाद के 2 भाग हुए, स्थूल भाग और सूक्ष्म भाग। स्थूल से धातु बन गई, सूक्ष्म में उसके उपधातु और मज्जा सधर्मी अंश। ठीक है, फिर मज्जा में क्या हुआ, मज्जा सधर्मी अंश। अब उसकी उपधातु किसी ने स्पेसिफिक नहीं बताई है, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगी। ठीक है, अभी यहाँ पे नाम नहीं पता है हमको। फिर मज्जा के 2 भाग हुए, प्रसाद और किट्ट। इसका किट्ट था अक्षी, त्वक और विट का स्नेह। फिर मज्जा के 2 भाग हुए, प्रसाद भाग के 2 हुए, स्थूल भाग और सूक्ष्म भाग। सूक्ष्म भाग में एक बनी उपधातु और एक बना शुक्र सधर्मी अंश। उस पर शुक्र अग्नि की क्रिया हुई। शुक्र धातु का कोई भी किट्ट नहीं होता, मल नहीं होता है। ठीक है, उसके प्रसाद भाग से सूक्ष्म शुक्र धातु बनी और सूक्ष्म भाग भी नहीं है। ये लास्ट हमारा रिजल्ट है। ठीक है, एक बार फिर हम इसको देख लेते हैं। क्या था, हमारा खाने का पाचन हुआ, उसके बाद पाचक अग्नि की क्रिया से 2 भाग हुए, प्रसाद और किट्ट। हर अग्नि की क्रिया के बाद 2 भाग होंगे, प्रसाद भाग और किट्ट भाग। किट्ट भाग बाहर निकल जाएगा, प्रसाद भाग के 2 भाग होंगे। ठीक है, फिर अन्न रस पर रसाग्नि की क्रिया हुई, 2 भाग हुए, प्रसाद किट्ट। प्रसाद के 2 है, स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल है मतलब वो यहीं पर रहेगा शरीर में, सूक्ष्म आगे जाएगा। सूक्ष्म आगे जाके उपधातु बनाएगा और रक्त सधर्मी अंश मतलब जो भी उत्तर धातु है उसका अंश बनाएगा। उस पर रक्त अग्नि की क्रिया हुई, 2 भाग हुए, प्रसाद किट्ट। किट्ट तो बाहर चला गया, प्रसाद के 2 है, स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल शरीर में रहा, सूक्ष्म शरीर में ही आगे वाली धातु का निर्माण कर रहा है। इसी प्रकार सारी अग्नियों की क्रिया होते होते लास्ट में शुक्र अग्नि की क्रिया होती है। इसका ना तो कोई मल होता है, ना ही कोई सूक्ष्म भाग होता है, बस शुक्र धातु बनती है। ठीक है, कुछ आचार्यों ने बताया है इसका मल, कोई बोलता है कि इसका जो उपधातु है या फिर उसका जो अंतिम रिजल्ट है वो ओज होता है। ठीक है, जो हमारी इम्यूनिटी होती है उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो क्या बताएं, पूर्व धातु के बढ़ने से उत्तर धातु में भी वृद्धि होती है तथा पूर्व धातु के क्षय से उत्तर धातु भी क्षीण होती है। जैसे हमारे शरीर में अगर रस धातु की वृद्धि हो गई तो आगे वाली सारी धातुओं की भी वृद्धि होगी, लेकिन अगर रस धातु का क्षय होगा तो शुक्र पर्यंत सभी धातुओं का क्षय होगा। इससे धातु का पोषण अच्छे से होना चाहिए। खाना अगर हम अच्छा खाएंगे, हमारा अन्न अच्छे से आहार रस बना रहा है तो हमारी धातुएं भी अच्छी बनेगी, अगर किसी भी धातु अग्नि में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो। प्रत्येक पूर्व धातु अतिवृद्ध को प्राप्त कर अपने समीपवर्ती उत्तर धातु को भी बढ़ा देती है। मतलब पहले वाली धातु अगर ज़्यादा बढ़ेगी तो आगे वाली को भी बढ़ाएगी, इसलिए अत्यंत बड़ी हुई धातु का ह्रास करना हितकर होता है। ठीक है,
मतलब अगर हमारे शरीर में बहुत सारी मतलब रस धातु बहुत ज़्यादा बन गई तो रक्त भी ज़्यादा बनेगी, तो उनकी वृद्धि से भी डिसीज होगी ना, इसलिए हमको उनको पहले ही कम करना है। या फिर अगर रस धातु कम है तो रक्त भी कम बनेगा, तो उसके क्षय होने से भी रोग होंगे, तो उनको भी हमें कम करना है। इसलिए अगर किसी धातु का क्षीण हो रहा है तो उसकी वृद्धि करनी है, और किसी धातु की वृद्धि करनी हो रही है तो उसे क्षय करना है। ठीक है। चरक संहिता की टीका करते हुए क्रम परिणाम पक्ष के संबंध में चक्रपाणि ने कहा है, यदि हम इस मान्यता को स्वीकार कर ले तो प्रत्येक पूर्व धातु संपूर्ण उत्तर धातु में परिणत हो जाती है, मतलब पूरी की पूरी। ठीक है, यह मानना पड़ेगा। तो 3 से 4 दिन के अनशन के पश्चात शरीर में रस धातु के अभाव से रक्त धातु का भी अभाव हो जाएगा। अगर हम ये मानते हैं कि रस पूरा का पूरा रक्त में परिवर्तित हो जाता है, तो फिर अगर हमने 4-5 दिन तक खाना नहीं खाया तो रस तो खत्म हो जाएगा, तो फिर रक्त भी खत्म हो जाएगा। ऐसा इस प्रकार 1 मास अन्न न सेवन करने से शरीर में केवल शुक्र धातु ही रह जाएगी, ऐसा कभी नहीं होता। अतः ये असिद्ध है, मतलब ये नहीं मान्य है। ठीक है, बहुत सारे कुछ आचार्य बताते हैं, कुछ उनका खंडन भी करते हैं, तो हमें दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए कि किस आचार्य ने इनका खंडन किया और क्यों, क्या बोल के खंडन किया। ठीक है, तो ये हमारा शीर्षदधि न्याय हो गया। उसके बाद पढ़ते हैं केदारी कुल्या न्याय। केदारी कुल्या ये ना जो हमारे खेत में आप लोगों ने देखी होगी कि नाली टाइप बनी रहती है। ठीक है, तो उसके बारे में बताया है। और केदारी मतलब क्या होता है, क्यारी जहाँ से पानी आ रहा, और कुल्या मतलब जो नालियाँ। जिस प्रकार बगीचे को सींचने के लिए नालियाँ बनाई जाती है और जो क्यारी केदारी निकट होती है कुल्या का, वह जल वहाँ पहले पहुँचता है। इसी प्रकार अन्न रस से रस धातु का निर्माण होता है और अन्न रस ही रक्ताशय में पहुँचकर रक्त सदर्म्य अंश से रक्त धातु का निर्माण करता है। मांसाशय में जाकर मांस सदर्म्य अंश से मांस धातु का निर्माण करता है। मेद के आशय में जाकर मेद सदर्म्य अंश से मेद का निर्माण करता है। अस्थि के आशय में जाकर अस्थि का निर्माण करता है। मज्जा के आशय में जाकर मज्जा का निर्माण करता है और शुक्र के आशय में जाकर शुक्र धातु का निर्माण करता है। मतलब इनका क्या कहना है कि क्यारी एक है, वो हर नाली में अलग अलग जाती है, भले देर से जाती है लेकिन वहाँ पर पानी पहुँचाती है, कोई दूसरा कोई भी पानी नहीं पहुँचा रहा है। ठीक है, कि एक नाली अपने पास से इसको दे रही है, ऐसा नहीं है, वहाँ से सब में धीरे धीरे जा रहा है। वैसे ही अन्न रस है, वही सभी धातु को बना रहा है कि अन्न रस सबसे पहले रक्त धातु का निर्माण करता है, फिर अन्न रस ही रक्ताशय में जाकर रक्त धातु का निर्माण करता है। अन्न रस मांसाशय में जाकर मांस का, मेदाशय में जाकर मेद का, अस्थि आशय में जाकर अस्थि का, मज्जाशय में जाकर मज्जा का और शुक्राशय में जाकर शुक्र का निर्माण करता है। पहले हमने देखा था कि एक से दूसरी बन रही है, लेकिन यहाँ पे हमने देख रहा है कि अन्न रस से ही सभी बन रही है। ठीक है, इस प्रकार सार भाग सातों धातुओं की अग्नियों में क्रम अनुसार पाक होकर उन धातुओं में परिणत हो जाता है। ठीक है, कि अन्न रस ही जाता है सभी धातुओं की अग्नियों के वहाँ पे उसका पाक होता है और धातु में परिणत हो जाता है। ये इसका फ्लो चार्ट है। ठीक है, समझ में आया आपको कि जैसे ही क्यारी के में पानी रहता है एक क्यारी में, तो उससे सभी नालियों में पानी चला जाता है एक एक करके, लेकिन वो क्यारी से जाता है। उसी प्रकार अन्न रस का भी ऐसे होता है। हम यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे क्यारी है, ठीक है, इससे पानी जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसका जो पाइप है ये यहाँ पे मान लो, ठीक है, यहाँ पे ये सारी नालियाँ हैं, है ना। तो इसमें से पानी सबसे पहले यहाँ गया, यही यहाँ पे जाएगा, यही आगे इसमें जाएगा, यहाँ से इसमें जाएगा, यहाँ से इसमें जाएगा, यहाँ से इसमें जाएगा और यहाँ से इसमें जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं हो रहा है कि इसमें चला गया फिर यहाँ से इसने इसको दे दिया, इसने इसको दे दिया। अगर ऐसा होगा तो ये कौन सा न्याय होगा, शीर्षदधि न्याय। लेकिन यहाँ पे क्यारी से ही सब जगह जा रहा है, तो यह है केदारी कुल्या न्याय। ठीक है, जैसे कि आहार से पाचिका अग्नि पे क्रिया हुई, ठीक है, उसके 2 भाग बने, प्रसाद भाग और किट्ट भाग। तो ये तो बाहर निकल गया पुरुष और मूत्र। ठीक है, पुरुष और मूत्र बाहर निकल गया। अब ये प्रसाद भाग है, तो इसका जो अन्न रस है सबसे पहले रस धर्मी अंश पे गया, उस पर रस अग्नि की क्रिया हुई, उसके 2 भाग बने, किट्ट और प्रसाद। फिर किट्ट भाग तो बाहर निकल गया, प्रसाद भाग से रस धातु और उपधातु डायरेक्ट, बस कुछ नहीं। फिर यही अन्न गया रक्त सधर्मी अंश पे, रक्त अग्नि की क्रिया प्रसाद किट्ट, प्रसाद के धातु और उपधातु, मांस सधर्मी अंश अग्नि की क्रिया प्रसाद भाग किट्ट भाग धातु उपधातु। वैसे मेद अस्थि मज्जा शुक्र, शुक्र सधर्मी अंश उस पर अग्नि की क्रिया हुई प्रसाद भाग
और शुक्र धातु, क्योंकि इसकी कोई उपधातु नहीं है, ना ही कोई मल है। ठीक है, जैसे इनकी कोई उपधातु नहीं थी अस्थि और मज्जा की, तो इनका भी कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो क्या हुआ, सारे सधर्मी अंश अन्न रस से बने, उस पर सभी अग्नियों की क्रिया हुई, प्रसाद भाग और किट्ट भाग अलग हो गए, शुक्र का सिर्फ प्रसाद भाग बना। ठीक है, फिर रस, रक्त, मांस और मेद की उपधातु भी है, तो उनकी धातु और उपधातु अलग अलग डिवाइड हुई प्रसाद भाग से, लेकिन अस्थि, मज्जा और शुक्र की कोई उपधातु नहीं है, तो उनके प्रसाद भाग से उनकी मेन धातु बन गई। तो ये कौन सा न्याय हो गया, केदारी कुल्या न्याय। इसके बाद हम देखते हैं इसके बारे में कुछ बताया। कुछ विद्वान है कहते हैं कि एक ही दिन और रात में रस धातु से शुक्र धातु का निर्माण होता है, लेकिन कुछ ये मानते हैं कि यह निर्माण 6 दिन में पूर्ण होता है। कुछ बोलते हैं अन्न का यथार्थ परिपाक होकर 1 मास में शुक्र बनता है। इस प्रकार आहार रस क्रम अनुसार निरंतर अन्य धातु में चक्रवत परिणाम है। तो अलग अलग न्याय है, कोई बोलता है धातु का निर्माण 1 दिन में होता है, कोई बोलता है 6 दिन में, और कोई बोलता है 30 दिन मतलब 1 महीने में। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग मत है कि कोई बोलता है कि एक ही दिन में सभी धातुएं बन जाती हैं, कोई से आचार्य बोलते हैं कि 6 दिन लगते हैं, किसी ने बोला कि 1 महीने लगता है शुक्र पर्यंत सारी धातु को बनने में। ठीक है, इसके बाद आता है खले कपोत न्याय। इसमें क्या है कि जैसे कोई पक्षी है, दाना चुनने गया, फिर वापस अपने घर पे आ जाता है। ठीक है, चाहे कितनी भी दूर हो, लेकिन वो आएगा वापस अपने घर में, तो जो जितनी ज़्यादा दूर होगा उसको वहाँ पे पहुँचने में उतना समय लगेगा। ठीक है, उसी प्रकार ऐसा है कि धातुएं भी जो जितनी दूर होगी उनके पाक होने में, मतलब उनके निर्माण में उतना ज़्यादा समय लगेगा। जिस प्रकार खलिहान में दाना चुगने के पश्चात कपोत वापस अपने घर को जाते हैं, और कपोत का घर जितनी दूरी पर होगा उसके वहाँ पहुँचने में उतना अधिक समय लगेगा, उसी प्रकार अन्न रस, मतलब वहाँ पे एक खलिहान है जो हमारा अन्न रस है। अन्न रस से धातु का पोषण निर्माण होता है, परंतु प्रत्येक धातु का पोषण निर्माण मार्ग अलग अलग होता है। ठीक है, मतलब प्रत्येक कपोत का अपने अपने घर लौटने का मार्ग अलग अलग होता है। तो जो धातु जितनी दूरी पर होगी उसको अपने स्रोतस में जितना लंबा समय होगा, उसको निर्माण और पोषण की सामग्री पहुँचाने में उतना ज़्यादा समय लगेगा, तो ना वो उतना टाइम लेगा। ठीक है, अतः स्रोत मार्ग भी सूक्ष्मतर होता चला जाएगा। कैसे, जैसे यहाँ पे दाना रखा है, ठीक है, ये सबके अलग अलग घर है, किसी का यहीं पे है, किसी का इतनी दूर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, तो ये जो पास वाला है ये जल्दी जाएगा, जल्दी वापस आएगा, ये भी जल्दी चला जाएगा, लेकिन इसको जाने में और वापस आने में टाइम लगेगा, तो वो निर्माण और पोषण में उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। जिस प्रकार पक्षी यहाँ से जा रहा है दाना लेके और वापस आ रहा है, लेकिन उतने समय में ये पक्षी पहले ही आ गया, तो पहले इसको पोषण मिलेगा ना, और इस वाले को तो सबसे लास्ट में मिलेगा। उसी प्रकार धातुओं का भी है। तो अन्न रस से उपस्थित जो रस अधर्मी अंश होता है, ठीक है, अन्न रस में सारे अंश होते हैं क्योंकि उससे सारी धातुएं बनती है, तो जो रस अधर्मी अंश है उस पर रस धातु अग्नि की क्रिया से उत्पन्न प्रसाद अंश, मतलब रस धातु और धातु का निर्माण पोषण किट्ट अंश में कफ की उत्पत्ति होती है। फिर क्या है, रक्त सधर्मी अंश पे रक्त धातु अग्नि क्रिया होकर प्रसाद और किट्ट भाग अलग होते हैं, और प्रसाद से रक्त धातु और उपधातु का निर्माण पोषण होता है। वैसे मांस धातु अग्नि पर भी वैसे होता है, मेद पे भी वैसे होता है। तो इसके लिए ये बताया है क्रम कि अन्न रस के विभिन्न धातु सधर्मी अंशों पर क्रिया। रस अग्नि पर पाक होगा तो रस धातु, उसकी धातु, उपधातु और मल बने। रक्त के भी उपधातु और धातु और मल, मांस के भी धातु, उपधातु, मल, मेद की भी धातु और उपधातु क्या है, स्नायु और मल, अस्थि की भी धातु, मल, मज्जा की धातु और मल, और शुक्र धातु। या क्या है, खले कपोत न्याय से। तो इनके हिसाब से सबसे पहले कौन सी धातु बनेगी, रस धातु। उसके बाद रक्त धातु को बनने में थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, मांस को बनने में उससे ज़्यादा समय लगेगा, मेद को बनने में उससे ज़्यादा समय लगेगा, अस्थि को बनने में उससे और ज़्यादा समय लगेगा, मज्जा को और ज़्यादा, और शुक्र को सबसे लास्ट में भी। ठीक है, तो इसीलिए हम अगर इनका अगर टाइम भी देखेंगे तो अगर रस धातु को बनने में 1 दिन लग रहा है तो कम से कम शुक्र धातु को बनने में 6 से 7 दिन लगेंगे। जैसे पक्षी जितनी दूर से आता है अपने घर पे उतना ज़्यादा समय लगता है उसको वापस जाने में, उसी प्रकार धातुएं भी जितनी दूर होगी, उनके स्रोत जितने सूक्ष्मतर होते जाएंगे, वैसे उनको समय ज़्यादा लगेगा। ठीक है।
ठीक है, ये था। अस्थि सधर्मी अंश पर अस्थि अग्नि की क्रिया से प्रसाद भाग और किट्ट भाग अलग हो जाते हैं। मज्जा पर मज्जा धातु अग्नि की क्रिया से प्रसाद भाग किट्ट भाग अलग होते हैं। और शुक्र पर शुक्र धातु अग्नि की क्रिया से प्रसाद अंश बनता है। तो ये हो गया खले का पूतना। ये टाइम था, बस टाइम के हिसाब से कि अगर ये जो धातु पास में होगी उसका निर्माण पहले होगा। अब आचार्य वाग्भट ने एक जो अन्य पक्ष बताया है या फिर अन्य पोषण न्याय बताया है, उसका क्या बोला, एक काल धातु पोषण पक्ष। वाग्भट संहिता के टीकाकार अरुण दत्त उपरोक्त तो तीनों धातु पोषण और उत्पत्ति की मान्यता को ठीक नहीं समझते। उनके हिसाब से ये जो तीनों प्रोसीजर्स है कि मतलब आचार्यों को ऐसा लग रहा है कि धातुएं ऐसी बन रही है, लेकिन वो गलत है। उनका कथन क्या है कि संहिता के ग्रंथों के अनुसार व्यान वायु रस को एक साथ ही समस्त शरीर में विक्षेपित करता है, अतः अन्न रस के उत्पन्न रस धातु एक ही समय में शरीर के समस्त स्रोतों में प्रवेश कर सप्त धातु का निर्माण और पोषण करता है। व्यान वायु हमने देखा था संपूर्ण शरीर की गतियों को मैनेज करता है, तो व्यान वायु क्या करता है, रस धातु को सभी जगह पहुंचा देता है और एक साथ में सारी धातुओं का निर्माण होता है। आहार रस एक ही समय में सातों धातुओं में प्रवेश करके रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र 7 धातुओं का पालन पोषण और निर्माण करता है। तो हमने 4 चीजें देखी, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा शीर्षधि ने, ठीक है। इसमें क्या था कि जो धातु है, रस धातु है, उससे पूर्ण रूप से रक्त धातु का निर्माण हो रहा है, ठीक है। मतलब ये पूरा कंटिन्यू हो रहा है कि धातु है, उस पर अग्नि की क्रिया हुई, फिर उसके 2 भाग बने, किट्ट और प्रसाद। तो किट्ट तो बाहर निकल गया, फिर प्रसाद के 2 बने, स्थूल और सूक्ष्म, ठीक है। जो सूक्ष्म धातु थी वो तो जो धातु है रस, जैसे रस है तो रस धातु बनकर शरीर में रह गई। फिर सूक्ष्म है तो उसकी एक उपधातु बनी और एक बना जो आगे वाली धातु जैसे रक्त सधर्मी अंश, ठीक है। ऐसे ही सब बनती गई, ठीक है। उसके बाद हमने देखा केदारी कुल्यन के हिसाब से यह अन्न रस है, ठीक है। तो इससे ये सारी धातुएं बन रही है, सारी नालियां हैं, इनमें जा रहा है यहाँ से रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र। फिर इसमें वही किसकी अग्नि पर क्रिया हुई, यहाँ पे प्रसाद भाग बना, यहाँ पे किट्ट भाग बना, प्रसाद से धातु बनी जो रस है तो रस, ठीक है, और उसकी उपधातु। इसको एक शॉर्ट में बताते हैं, उसी पर रस वाला बताते थे, ठीक है। ये अन्न रस था, उस पर रस अग्नि की क्रिया हुई, ठीक है। उसके 2 भाग बने, किट्ट और ये प्रसाद, ठीक है। तो प्रसाद से सिर्फ 2 ही बनेंगे, जो धातु है मतलब रस धातु और उसकी उपधातु। इसमें कोई सधर्मी अंश नहीं आएगा, क्योंकि ये अन्न वहाँ भी जाके भी तो रक्त अग्नि की क्रिया करके उसको 2 भागों में बांट रहे हैं, तो ये अपना अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। अन्न से डायरेक्ट कांटेक्ट कर रहे हैं, मतलब इनको जैसे अपन लोग देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट वगैरह या फिर कुछ सामान लाना है दुकान वाले को, तो वो डायरेक्ट अगर फैक्ट्री से सामान लेके आ रहे सारे, तो वो हो गया केदारी कुल्यन है। लेकिन शीर्षधि ने क्या कि फैक्ट्री से कोई एक और लेके आ रहा है, फिर वो बड़ी दुकान वाले से कोई छोटी दुकान वाला लेके आ रहा है, फिर वहाँ से फिर गाँव की और छोटी दुकान पे लेके आ रहे हैं, फिर उससे हम लोग हमारे घर लेके आ रहे हैं, वो हो गया शीर्षधि ने, ठीक है। और केदारी कुल्य क्या हो गया कि सब लोग डायरेक्ट अन्न रस से ही धातु का निर्माण हो रहा है। फिर है खले कपोत न्याय, ये टाइम पे है बस कि जो धातु जितना दूर होगी उसको बनने में उतना ज़्यादा समय लगेगा। और एक है एक काल पोषण, ये अरुण दत्त के अनुसार है, जो वाग्भट संहिता के टीकाकार है, उनके हिसाब से सारी धातुओं का निर्माण एक साथ हो रहा है, ठीक है। कोई पहले नहीं कोई बाद में नहीं, सभी धातुओं का निर्माण एक साथ में हो रहा है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया। सबसे पहले हमको ये चीज़ याद होनी चाहिए कि धातु की उपधातु कौन कौन सी है, धातु का मल कौन सा है, ठीक है। और 4 न्याय है कौन कौन से हैं, उसमें क्या होता है। अगर हम इनका फ्लो चार्ट अच्छे से कर लेंगे ना तो हम अच्छे से लिख सकते हैं। एग्ज़ाम में भी आता है तो फ्लो चार्ट बनाएंगे तो एग्जामिनर सिर्फ उसको देख के ही आपको मार्क्स दे सकता है। वो आपके कोई आपने जो लिखा है इतना ज़्यादा भरा है उसको कोई देखने नहीं जाएगा। अगर आपने फ्लो चार्ट सही बनाया है मतलब आपने सब सही लिखा होगा,
ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस PDF को डाउनलोड करने के लिए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है उससे जाकर टेलीग्राम ग्रुप से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।